नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में, यानी कि अपराध संबंधी कानून के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज की हमारी गेस्ट एक्सपर्ट हैं श्रीमती स्मिता सिंह ठाकुर, जो कि दशम अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल से हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। दर्शकों, नमस्कार। आपको ये याद दिला दें कि ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप टेलीफ़ोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और क्रिमिनल लॉ से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे गेस्ट एक्सपर्ट देंगे। टेलीफ़ोन नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, मैं भी आपको बता देती हूँ। 0755260040, इस नंबर पे आप हमको फ़ोन कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले मैडम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्रिमिनल लॉ को आसान शब्दों में आप किस तरह हमारे दर्शकों को समझाएंगी। क्रिमिनल लॉ किस विषय पर ये बात होती है? क्रिमिनल लॉ का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कृत्य या लोप किया जाए जिसे कि कानून में दंडनीय बनाया गया हो, उसे अपराध कहते हैं। तो उससे संबंधित जो भी विधि है उसे आपराधिक विधि कहते हैं। अपराध कई प्रकार के होते हैं, तो कई तरह की आपराधिक विधियां हैं हमारे यहाँ। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी है एक, जहाँ पे दहेज मांगते हैं ससुराल वाले किसी भी रूप में, तो उस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है, उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ऐसा जो हमारा सबसे सामान्य और प्रचलित कानून है, जिसे सब लोग आईपीसी या दंड प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता के रूप में जानते हैं, उसमें कई भिन्न प्रकार के अपराध जैसे चोरी है या महिलाओं से संबंधित अपराध या अन्य प्रकार के अपराध जो किसी को हानि पहुंचाते हों या क्षति पहुंचाते हों, ऐसे अपराध को दंडित किया जाता है। तो सामान्य जो प्रचलित विधि है, जो सामान्य जन समझते हैं, वो आईपीसी है। जी। और उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अब तो अपराध हो गए हैं, साइबर क्राइम्स होने लगे हैं, एनडीपीएस से मादक पदार्थों से रिलेटेड क्राइम है, और इसी तरह से अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत ऐसे अनेक अपराध विधियां हैं जिनके अंतर्गत अपराधों को परिभाषित किया गया है कि किस तरह का कृत्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा या लोप किया जाएगा जिसे दंडनीय उस विधि के अंतर्गत माना जाएगा, तो इसे अपराध विधि कहते हैं। जी। आपने बहुत अच्छे से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया कि कौन कौन से अपराध के लॉज भी हैं जो कि गवर्न करते हैं हमारे ऊपर। इसी के साथ आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब कोई भी अपराध को एक एफआईआर के रूप में रजिस्टर किया जाता है, तो उसका क्या तरीका होता है और ऐसे कौन से अपराध होते हैं जो कि एफआईआर के लिए कंसिडर किए जाते हैं कि हाँ, ये अपराध इस कैटेगरी का है? जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा कृत्य या लोप होता है जिसे किसी विधि के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, तो वह संज्ञेय अपराध का तात्पर्य यह है ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार करने की अधिकारिता होती है। ऐसा अपराध घटित होने पर वह किसी भी थाने में, जिस थाने के क्षेत्र में उसके साथ वो अपराध घटित हुआ है, उस थाने में जाकर भार साधक अधिकारी को उस अपराध की शिकायत कर सकता है। वह शिकायत मौखिक रूप से भी हो सकती है और लिखित रूप से भी हो सकती है। अगर वो लिखित में शिकायत करता है, तब भी वो उसको अपने यहाँ रखी हुई एक पुस्तिका जो राज्य सरकार द्वारा विहित की गई है, उस पुस्तिका में उसके सार को इंद्राज करेगा, प्रविष्टि करेगा उसकी, और उसे उसमें विहित प्रोफार्मा में अभिलिखित करेगा, जिसे भी हम प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं। ये प्रथम अपराध की प्रथम बार सूचना दिया जाना है, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट है। मैं ये इस बारे में स्पष्ट करना चाहूँगी कि अनेक बार ये होता है कि थाने पर आके जब हम किसी अपराध की सूचना देते हैं तो उसी को हम प्रथम सूचना रिपोर्ट मानते हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यदि अपराध की सूचना किसी पुलिस वाले को थाने से बाहर कहीं अन्य जगह पर प्राप्त होती है, जैसे अस्पताल में किसी व्यक्ति के साथ अपराध हुआ और सबसे पहले उसे अस्पताल ले जाया गया है, और थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि सो एंड सो किसी व्यक्ति के साथ में एक्सीडेंट या उसके साथ में किसी तरह की उपति उसे गंभीर कारित की गई है कुछ लोगों के द्वारा, तो पुलिस यहाँ से थाने पर सूचना प्राप्त होने पर थाने से एक व्यक्ति पुलिस वाला, जिसको कि वहाँ का थाना प्रभारी वहाँ भेजता है अस्पताल में, वहाँ अस्पताल में जाकर वह उस पीड़ित व्यक्ति से, वो आहत व्यक्ति से उसके साथ क्या घटना कारित हुई है उसकी पूरी जानकारी लेकर वही रिपोर्ट लिखता है, जिसको कि
कानूनी भाषा में देहाती नालसी कहा जाता है, क्योंकि उस समय पर हमारे पास अपराध का क्रमांक नहीं होता कि कौन से नंबर का अपराध हुआ है, तो इसलिए उसको ज़ीरो पे कायमी करके देहाती नालसी कहा जाता है, जबकि वास्तव में वो भी प्रथम सूचना रिपोर्ट ही है, जबकि पहली बार प्राप्त हुई है और फिर वो रिपोर्ट आकर थाने पर उसको अपराध के रूप में दर्ज करके कायमी कर ली जाती है जी। तो ये प्रथम सूचना रिपोर्ट है। और जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी अपराध की सूचना देता है तब वो सूचना को लिखित किया जाता है, या तो थाना प्रभारी स्वयं लिखता है या उसके निर्देश पर लिखा जाता है, और उस व्यक्ति को पढ़कर वो सुनाया जाता है। वो सुनकर अगर वो ये पाता है कि सही लिखा गया है तो उससे वो हस्ताक्षर कराए जाते हैं, और थाना प्रभारी भी स्वयं हस्ताक्षर करता है, और ऐसे रिपोर्ट लिखे जाने के पश्चात उसकी एक प्रति निःशुल्क वो प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को दी जाती है। जी जी जी, ये भी आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाया। क्या होता है मैम कि जब भी किसी के साथ किसी भी तरह का अपराध अगर कारित होता है तो आप स्वयं, आपका इतना इलस्ट्रस एक्सपीरियंस रहा है, लोग डरते बहुत हैं। हाँ। और उन्हें कई बार उस मोमेंट में ये भी समझ में नहीं आता कि उनको किस तरह की कंप्लेंट करना है, कौन से थाने में जाना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बताना है, क्या अपने साथ होना चाहिए, या किस तरह की भाषा का उपयोग करना चाहिए, या किसी को साथ ले जाते हैं, ऐसे भी लोगों को ले जाते हैं जिनका इन्फ्लुएंस कंप्लेंट पे नेगेटिव हो जाता है, अच्छी बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है। तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि एफआईआर की इम्पोर्टेंस के साथ वो भी विचार बताएं जो किसी के भी मन में होना चाहिए एक एफआईआर करवाते समय, किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो वो कॉन्सिक्वेंसेस कहीं और ही ले जाते हैं, वो ट्रैक जुडिशरी की तरफ चला जाता है और ट्रायल कोर्ट की तरफ का होता है फिर वो रास्ता, अगर एक बार एफआईआर अगर गड़बड़ भी सही रजिस्टर हो गई तो किस तरह आप समझाएंगे? ये गड़बड़ रजिस्टर होने से आप क्या मतलब पूछना चाहते हैं? गड़बड़ रजिस्टर से मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है लेकिन उस मोमेंट में उसने अपने आप ही पुलिस को ऐसी स्टोरी फैब्रिकेट करके बता दी कि उसके साथ अगर कुछ 5 हुआ है तो उसने 7-8 करके बता दी और एफआईआर 7-8 के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर हो गई। लेट्स से 7-8 एक जनरल यूनिट है। तो जो कंप्लेंट कर रहा है उसको नहीं पता कि बात को बढ़ा चढ़ा के एफआईआर करवाने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि जो कभी पहले थाने नहीं गया है व्यक्ति जी, वो थाने जाता है तो ये मानवीय स्वभाव है हाँ। कि वो घटना को थोड़ा बढ़ चढ़ के ही बताता है जी। लेकिन ये आप यकीन रखें कि बढ़ चढ़ कर बताई हुई घटना का हमेशा दुष्परिणाम नहीं निकलते। कभी कभी वो उन बढ़ चढ़ कर बताई हुई बातों में कुछ घटना की सत्य बातों को भी बताता है जी। तो जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है वो अपने आप में अंतिम नहीं है। जब वो प्रथम सूचना रिपोर्ट हो गई और उसके बाद में उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो इन्वेस्टिगेशन में सब सही तथ्य सामने आ जाते हैं कि उसके साथ में क्या क्या हुआ है। और जब पूरा मामला कोर्ट के समक्ष पेश हो जाता है तब कोर्ट उसमें एविडेंस लेकर, जिसमें कि ओक्यूलर यानी ओरल एविडेंस और उसके साथ में वहाँ पे अभिलिखित साक्ष्य और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहाँ कलेक्ट हुआ है वो सारी चीज़ें जब आके कोर्ट के समक्ष पेश होती हैं तो उन समग्र चीज़ों का विश्लेषण करते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वो घटना सत्य हुई है या नहीं। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने कुछ चीज़ें बढ़ चढ़ कर भी बता दी हैं तो उसको कोई दुष्परिणाम भुगतना नहीं होगा, इस बारे में उसको निश्चिंत रहना चाहिए। हाँ, कुछ व्यक्ति होते हैं जो उसको ऐसा समझा कर लाते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी घटना हुई है उससे तुम्हें बढ़ चढ़ कर और ऐसा बतलाना है कि सामने वाले को सजा ही हो जाए। लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने वाले व्यक्ति को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वास्तविकता में हमारे साथ जो हुआ है वही बातें जाके थाने पर बताएं, ना कि दूसरों के सिखाने पढ़ाने पर, क्योंकि सिखाई बातें वो कहीं ना कहीं न्यायालय में जाके ध्वस्त हो जाती हैं जी, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। महिलाएं खासकर संकोच करती हैं थाने जाने में, और उन्हें किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए एक फ्रेंडली और प्रॉमिसिंग एटमॉस्फेयर तो खैर पुलिस की तरफ से प्रॉमिस किया ही जाता है, और वो जो सनराइज़ और सनसेट वाला भी एक टाइम फ्रेम है, लेकिन उसके साथ ही महिलाओं के लिए अगर हम जुडिशरी के नज़रिए से जाना चाहें
इसी बीच में हमारे साथ हमारे रेगुलर व्यूअर जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबांकी से। फ़ोन कॉल हम ले लें, फिर हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी, स्वागत है। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अनजान में अपराध हो जाते हैं, गैर इरादतन अपराध हो जाते हैं। बहुत से छोटे बच्चे होते हैं जो नाबालिग होते हैं, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, उनसे भी अपराध हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये कानून में कौन सी व्यवस्थाएं हैं? मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस बारे में कि 7 वर्ष तक के उम्र के बालकों के द्वारा किया गया कोई भी अपराध जो कि अपराध नहीं है, उनके द्वारा किया गया कृत्य जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है, वो उनसे अगर हो भी जाता है तो वो क्षम्य है विधि में, उसको वो दंडनीय अपराध नहीं माना जाता। उसके ऊपर 7 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु वाले अगर किसी बच्चे से कोई अपराध या कोई कृत्य हो जाता है, तब भी क्या वो उसको समझने की स्थिति में है कि वो अपराध है या दंडनीय चीज़ है, यह उसको जब तक कि ज्ञान ना हो तब तक वो बहुत बड़ा अपराध कुछ नहीं कहलाता। और किसी व्यक्ति को से जैसे मैं मान लूँ कि मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी, जैसे एक्सीडेंट का मामला है। एक्सीडेंट का मामला कोई भी व्यक्ति जानबूझकर नहीं करता, लेकिन किसी की लापरवाही या अज्ञानता से हो जाता है, इसलिए उसमें दंड की मात्रा बहुत ही अल्प और थोड़ी सी रखी गई है। कुछ चीज़ें जैसे कि मोटर से एक्सीडेंट हुआ तो और किसी आदमी को मामूली सी चोट लग गई या उसकी एक हड्डी भी टूट गई, तो उन अपराधों को जिनको कि भारतीय दंड संहिता में धारा 337 और 338 के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है, ऐसे अपराधों को कंपाउंडेबल अर्थात समझौता योग्य बनाया गया है कि अगर वो सामने वाला भी इस चीज़ को स्वीकार करे और वह ये तैयार हो कि वास्तव में सामने वाले से अज्ञानता में ऐसी कोई गलती हो गई है, तो वो दोनों मिलकर और जिस व्यक्ति को चोट पहुंची है उसकी सहमति हो, तब वो उसका वहीं पर ही समझौते के आधार पर निराकरण किया जा सकता है। ऐसे में उनको दंड दिया जाना आवश्यक नहीं है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि मैंने शायद आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है, लेकिन हाँ, गंभीर अपराध जैसे कि हम कहें मर्डर, वो अज्ञानता में नहीं हो सकते जी। इसलिए उसको कभी भी समझौता योग्य नहीं बनाया जाता। जो इस तरह के गंभीर अपराध हैं, जैसे कि किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस, या आप किसी को गंभीर उपति तलवार मार के आप उसका एक हाथी अलग कर दें, तो ऐसे गंभीर अपराधों को समझौता योग्य इसलिए ही नहीं बनाया जाता क्योंकि ये जानबूझकर आशय किए गए हैं। ठीक है। नंद स्वरूप मिश्रा जी, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। मैडम ने आपको काफ़ी विस्तार से समझाया। जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ, आपका ये कहना है कि इंटेंशन के साथ एक्ट अगर किया गया है, बिल्कुल, तो दैट डिफाइंस द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट। मैलिफाइड इंटेंशन और बोनाफाइड इंटेंशन, ये जो हम लॉ में पढ़ते भी थे, नेग्लिजेंस। जी जी जी। तो इस चर्चा के पहले हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि महिलाएं संकोच करती हैं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते समय, तो महिलाओं के पास और क्या अतिरिक्त ऐसा तरीका है कि वो अपनी एफआईआर को रजिस्टर कर सके? आज के समय में आप देखते होंगे, प्रायः देखा जाता है कि इस समय महिलाओं के विरुद्ध बहुत सारे अपराधों में वृद्धि हुई है जी। जैसे उनके साथ छेड़छाड़, उनके साथ लैंगिक अपराध या उनके साथ दुष्कर्म की घटनाओं में बहुत बढ़ोतरी हुई है। ये सही है कि महिलाएं ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने से बचती हैं कि उनका समाज में बेइज्जती ना हो और थाने पर जाके उनके साथ में और कोई दुर्व्यवहार ना हो। और विशेषकर थानों पर पुरुष पुलिस अधिकारी होते हैं जिनसे वो संकोचवश पूरी अपने साथ हुई घटना नहीं बता पाती। तो इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता में अभी संशोधन किया गया है और नवीन संशोधन के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले सभी अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखित किया जाना आज्ञापक बनाया गया है। अगर कोई पुलिस महिला अधिकारी उस थाने में, जिस थाने के अंतर्गत अपराध हुआ है, वहाँ पदस्थ ना हो, तो निकटतम किसी
पुलिस थाने का महिला पुलिस अधिकारी, जिसको कंट्रोल रूम से आदेश प्राप्त होता है, वह दूसरे थाने पर पहुंचकर ऐसी रिपोर्ट अभिलिखित करती है। या अगर कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध ना हो तो कोई भी महिला अधिकारी वो आकर, कोई भी महिला अधिकारी जिसे निर्देश प्राप्त हो, वो थाने पर आकर ऐसी रिपोर्ट लिख सकती है। और ऐसे में महिलाओं को उनके साथ हुई घटना को पूर्णतः बताने में कोई संकोच और कोई भी संशय नहीं रहेगा। जी जी जी। इसी के साथ ये भी बताएं कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है या मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो उनके लिए एफआईआर रजिस्टर या लॉन्च कराने के क्या कुछ अलग प्रावधान है या उनको किस तरह की सुविधाएं? जी हाँ, इस संबंध में भी दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं कि जहाँ कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से निशक्त है या दिव्यांग है तो उस स्थिति में पुलिसकर्मी का ही कर्तव्य सौंपा गया है कि वो उनके ही निवास स्थान पर जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे, या फिर वो जिस स्थान पर वो खुद बताएं कि हम इस स्थान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाएं तो उनके बताए हुए स्थान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखेंगे। और ऐसी रिपोर्ट अभिलिखित किए जाने की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। यह प्रावधान इसमें किया गया है। उन्हें स्वयं थाने आने की आवश्यकता नहीं है। जी, ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जिसके लिए जागरूकता की ज़रूरत है। अवेयर रहें और अपने सभी अधिकारों का उपयोग करें। लेकिन ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि कोई भी है, भले वो महिला हो या दिव्यांग हो या मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो या नॉर्मल भी कोई सिटीज़न हो, उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही। तो ऐसे में क्या विकल्प है सिटीजन्स के पास? हाँ, प्राय ये भी देखने में आता है, शिकायतें होती हैं कि हम पुलिस थाने तो गए थे लेकिन पुलिस वालों ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। तब ऐसी स्थिति में जिसके साथ में कोई भी दुर्घटना हुई है तो वो उस अपने साथ हुई घटना का एक सार एक पेपर पर लिखकर उसको लिफाफे में बंद करके या जैसा भी चाहे उस रूप में उस घटना को लिखित में पुलिस अधीक्षक महोदय को उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को वो अपनी शिकायत लिखकर भेज सकता है। और अगर ऐसे पुलिस अधीक्षक ये पाते हैं कि उसमें जो शिकायत प्राप्त हुई उसमें कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो या तो वह स्वयं ही रिपोर्ट दर्ज करेंगे, प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख लेंगे अथवा अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित करेंगे कि वो ऐसी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। जी, तो इस प्रकार से हम अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ये एक विकल्प है और ये बेहतर विकल्प है। आप इस बात को लेकर कभी भी नेगेटिविटी में ना जाएं कि पुलिस ने आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। आप उनकी सुपीरियर अथॉरिटी के पास जाकर इस तरह से कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर ये तो हमने एफआईआर के रेफरेंस में बात कर ली। इसी के साथ मैम, अगर हम मध्य प्रदेश में जो विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है उसके बारे में आपसे जानना चाहें तो ये कॉम्पेंसेशन स्कीम के बारे में आप थोड़ा आम भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाएं, ये स्कीम किस बारे में? बिल्कुल। आपने प्रायः देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है जी, तो उसे किसी न किसी रूप में क्षति या हानि पहुंचती है। तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसी क्षति या हानि हुई है, ऐसा पीड़ित व्यक्ति या उनके आश्रित व्यक्ति जो हैं उनको अगर पुनर्वास की कोई आवश्यकता है तो उन्हें उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए, उनके प्रतिकर निधि के प्रबंधन के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए और उनको कितनी मात्रा में दिया जाना है इसको सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से मिलकर बनाई गई है। ये मध्य प्रदेश के लिए है जी, 2015 बनाई गई है। इसके अंतर्गत ही पीड़ित या आश्रित व्यक्ति के द्वारा को इसमें प्रतिकर राशि प्रदाय की जाती है। और हाँ जी, पूछिए। नहीं पूछिए। हाँ। मेरा ये पूछना था आपसे कि जो कॉम्पेंसेशन स्कीम है ये जैसा कि क्योंकि अपने आप में स्कीम है तो इसमें मल्टी डायमेंशनल विचारों के साथ इसको फ्रेम किया होगा बिल्कुल कि कौन को विक्टिम माना जाएगा
हाँ, बिल्कुल। या किस कैटेगरी का किसको कंसीडर करके कितना कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा समझाएं जिससे कि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। दर्शकों को ये याद हो जाए, और किस स्टेज पर वो विक्टिम्स जो हैं वो आगे आकर अपने लिए कॉम्पेंसेशन को रेज कर सकते हैं कि वो बिल्कुल, डिज़र्व बिल्कुल। करते हैं। पीड़ित व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत, पीड़ित व्यक्ति उन्हें माना गया है जिनको स्वयं किसी आपराधिक कृत्य या लोभ से कोई हानि या क्षति हुई हो और उसमें उनके विधिक वारिस और या संरक्षक भी शामिल हैं। और इसी प्रकार आश्रित व्यक्ति यानी जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ है उसकी पत्नी, उसके माता पिता या उनके अवयस्क बच्चे या अविवाहित उनकी बालिका, इन लोगों को आश्रित माना गया है। जैसे कि मान लीजिए मर्डर हो गया, किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, तो फिर उसके परिवार में कमाने वाला वही व्यक्ति था, तो फिर उसके आश्रित में उसकी पत्नी और हो सकता है उसके माता पिता भी उसकी आय पर ही आश्रित हो, तब उसके माता पिता को भी आश्रित माना जाएगा और उनके अवयस्क बच्चे और अविवाहित बालिका को भी उनको आश्रित माना जाएगा। और उनके द्वारा उनको प्रतिकर दिलाने के संदर्भ में मैं विस्तार से यूँ बताना चाहूँगी कि जब उनके साथ में कोई अपराध हुआ है, जिस भी पीड़ित व्यक्ति के साथ में कोई अपराध हुआ है या आश्रित के से जुड़े व्यक्ति के साथ में कोई अपराध हुआ है, तो अपराध का जब पूरा विचारण न्यायालय के समक्ष पूर्ण हो जाता है और न्यायालय ये समझती है कि उनके उस अपराध में दोषी व्यक्ति पे जो अर्थदंड हमने अधिरोपित किया है वो आश्रित या पीड़ित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, तब वो यहाँ से अपने निर्णय में ही ऐसे पीड़ित या आश्रित व्यक्तियों को प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करता है जी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और कुछ अपराध ऐसे हैं जैसे कि एसिड अटैक वाले मामले, उसमें तो 15 दिवस के अंदर ही 1 लाख रुपए तत्काल उन्हें प्रतिकर दिलाया जाना आवश्यक होता है। तब ऐसे समय पर एक अंतरिम मुआवजा भी, अंतिम प्रतिकर दिलाए जाने की भी योजना होती है, जिसके लिए न्यायालय के द्वारा अनुशंसा किए जाने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसमें प्रतिकर उनको प्रदान करने का आदेश पारित करता है। इसी के अलावा इन 2 कैटेगरी के अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि अपराध तो मानो हुआ है किसी व्यक्ति के साथ, लेकिन जिस व्यक्ति ने किया है वो पकड़ा नहीं गया, वो चिन्हित नहीं हो पाया, लेकिन वो पीड़ित व्यक्ति के साथ अपराध हुआ और उसे क्षति और हानि भी पहुंची है। तब ऐसे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो जाने के बाद वो उसे भी प्रतिकर दिलाया जा सकता है जी। ऐसे पीड़ित व्यक्ति भी जिनके साथ कुछ अपराध इस राज्य में या कुछ अपराध कुछ दूसरे राज्य में हुआ है, तो उसके लिए भी प्रतिकर दिलाने के लिए ये योजना बड़ी कार्यवान है जी। और इसके अतिरिक्त एक अपवाद इसमें ये है कि एक कंटिन्यूस ऑफेंस है जिसका कुछ हिस्सा इस राज्य में हुआ है और कुछ हिस्सा दूसरे राज्यों में हुआ है, लेकिन उससे हानि और क्षति बहुत पहुंची और इस राज्य में वो रहता है, तब वो एक अंतरिम प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी होता है। ये विक्टिम कॉम्पेंसेशन की बात थी मैम, आपसे हम बहुत ही संक्षेप में आपसे ये जानना चाहेंगे, एफआईआर के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, जस्ट 1 in 2 लाइन्स के आज के विषय से संबंधित क्या मशवरा होगा, कंक्लूसिव मैसेज। हाँ, एफआईआर से ये मतलब है कि जब भी हम किसी अपराध की प्रथम सूचना लिखाने जाएं, तो कई बार ऐसा प्राय देखने में आता है कि महिलाएं जो कि शादी होकर ससुराल चली गई हैं, उनके परिवार में थोड़ी बहुत अनबन या खिटपिट हो जाने से तत्काल में जो परिस्थिति निर्मित हुई है उससे नाराज़ होकर वो जाके प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज करा देती हैं। ये प्रताड़ना से संबंधित कई बार दर्ज करा दी जाती है। कुछ समय गुस्सा ठंडा होने पर या परिस्थितियां बदल जाने पर उन्हें यह एहसास को रजिस्टर करवाते समय इस बात एहसास का बाद ध्यान में रखें। एहसास बाद में ये होता है कि नहीं, मैंने जल्दबाजी में ये ऐसी रिपोर्ट जल्दबाजी लिखा का दी फैसला है, था। लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद
उसका अंत समय का अभाव है मैम। अच्छा अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और आज के इस अंक में आप शामिल हुई। आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जागरूक रही है, यही हमारा अनुरोध है और आज के विषय से भी हम यही आपको मैसेज देना चाहेंगे कि अपने अधिकारों का उपयोग कीजिए और एफआईआर रजिस्टर करवाते समय जागरूकता से उसका पूरा ऑब्जर्वेशन रखिए कि आप क्या नोट करवा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपसे अगले मंगलवार ज़रूर मिलेंगे कानूनी सलाह में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मेघा तिवारी को। नमस्कार।